लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने लेक्चर 1 और 2 डाला है जिसमें एलएलपी और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर कवर किया है, उसको देख लेना ठीक से, थोड़ा उसको समझ लेना। यहाँ पर लेक्चर 3 फिर स्टार्ट करना, आप देख लो। लेक्चर 3 में जो है मैं अमालगमेशन और अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये टॉपिक्स जो है इसके थ्योरी पार्ट का जो आपको रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको पहले एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगा एग्जांपल्स के साथ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, उस बेसिक के एग्जांपल को थोड़ा दिमाग में समझ लेना। उसके बाद मैं मेन नोट से आपको एक बार रिफर करवाऊंगा, तो सारा चीज़ें जो है आपको क्लिक होंगी कि हाँ ऐसा ऐसा था। ये बस थोड़ा पेशेंस रखना। तो एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं पहले देता हूँ। कुछ हमजा और रहमान नाम के जो दो दोस्त होते हैं, ठीक है, हमजा और रहमान नाम के दो दोस्त होते हैं। हमजा जो है उसकी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, वो कपड़े वगैरह जो है मैन्युफैक्चर करता है। रहमान जो है उसके शोरूम है, फैशन शोरूम, जहाँ पर वो कपड़े वगैरह बेचता है डायरेक्ट, ठीक है। अब ये दोनों दोस्त ने क्या सोचा कि तेरे पास जो है प्रोडक्शन है, तू डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है, मेरे पास जो है कस्टमर है ना। तेरे पास प्रोडक्शन है, मेरे पास कस्टमर है, तो दोनों सोचते हैं कि अगर हम साथ हो जाएं तो इसको बना बनाया प्रोडक्ट मिल जाएगा और इसको बने बनाए कस्टमर मिल जाएंगे, है ना। तो इससे क्या फायदा होगा, दोनों का कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना जो पुराना जो है हमजा लिमिटेड, इसको बंद कर दिया, इसने रहमान लिमिटेड बंद कर दिया, और दोनों ने मिलकर एक न्यू कंपनी खोली, रेहा लिमिटेड, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब ये रेहा लिमिटेड जो है डायरेक्ट कपड़े बनाएगी और बेचेगी भी, इनके पास कस्टमर ऑलरेडी हैं और प्रोडक्शन तो ऑलरेडी था ही। तो इस चीज को बोलेंगे अमालगमेशन, ठीक है। इस चीज को बोलेंगे अमालगमेशन। जब कोई दो कंपनी मिलकर तीसरी कंपनी बनाती है उसको अमालगमेशन बोलते हैं। अब आपको अमालगमेशन समझा होगा। अब आगे बढ़ता हूँ। तो अमालगमेशन समझ में आया होगा। एंड जो कंपनी की बात किए थे हमने, हमजा टेक्सटाइल लिमिटेड और रहमान अपैरल लिमिटेड, ठीक है। अब जो ये हमजा है इसके पास टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की पूरी फैक्ट्री होगी, है ना। और मार्केट का प्रेजेंस होगा, मतलब बहुत सारे इसके पास होलसेलर वगैरह होंगे, है ना। और बहुत सारी जो भी लाइबिलिटी असेट होंगे इसके पास, अपने खुद के नाम के जो भी रहेंगे। वैसे ही जो रहमान है उसके पास भी शोरूम्स होंगे मल्टीपल, और उसका ब्रांड नेम स्ट्रांग हो सकता है और कस्टमर्स होंगे उसके पास। तो इसके भी अपने एक एसेट्स और लायबिलिटी होगी। तो जब ये दोनों मिलकर रेहा लिमिटेड बनेंगे तो ये सारे जो है रेहा लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो है रेहा लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये कंपनी है, इसके अपने खुद के शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। वैसे ही रेहा रहमान की कंपनी है, इसमें भी बहुत सारे कस्टमर होंगे, सॉरी बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो अब इन दोनों को जो है इसके शेयर्स नहीं बल्कि इसके शेयर इशू किए जाएंगे रेहा लिमिटेड के। तो इनको, ये शेयर होल्डर्स को अब रेहा लिमिटेड के शेयर्स इशू किए जाएंगे। उनकी जो होल्डिंग, जितना उन्होंने परसेंटेज अपने कंपनी में, इस कंपनी में होल्ड किया था, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी और इनको वो मिल जाएगा। बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस चलेगा, जैसा पहले था वैसे ही चलेगा, बस कंपनियां ये बंद हो गई दोनों और ये न्यू कंपनी खुल गई, ठीक है। फैक्ट्री वैसे ही कपड़े बनेंगे, शोरूम तक पहुंचेंगे, ऐसे दोनों के मिल के और बड़े हो जाएंगे और लाइबिलिटीज भी दोनों की मिल जाएगी, फ्यूचर और स्ट्रांग हो जाएगा उनका। तो ये जो टाइप का अमालगमेशन है, इसको मर्जर टाइप अमालगमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्जर टाइप अमालगमेशन, ठीक है। जो ये हमजा लिमिटेड है, जो मैन्युफैक्चर करता है कपड़े वगैरह, ये थोड़ी छोटी कंपनी है, थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। और रहमान की जो कंपनी है वो बड़ी है। इसका जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड नेम बहुत बढ़ गया है, शोरूम में बहुत से जो कस्टमर है इससे जुड़ गए हैं। इसका सेल्स भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसने अपने अलग अलग लोकेशन पे शोरूम खोले हुए हैं। तो ये जो रहमान है, हमजा को बोलता है कि मुझे तेरी कंपनी नहीं चाहिए, ना ही हम दोनों मिलके काम करेंगे, मुझे सिर्फ तेरे कुछ जो है फैक्ट्री दे दे ना। मेरे को तू सिर्फ, मुझे तू सिर्फ अपनी कुछ फैक्ट्री दे दे, और जो कपड़े है बनाता है वो मुझे चाहिए, जो कपड़े तू बनाता है वो मुझे चाहिए। तो इसमें रहमान क्या कर रहा है, हमजा से एक होकर नई कंपनी नहीं बना रहा है, ठीक है। वो सिर्फ कुछ चीजें हमजा से ले रहा है, वो सिर्फ कुछ चीजें हमजा से ले रहा है और उसके बदले उसको कैश देगा।
कोई शेयर होल्डर ट्रांसफर नहीं होंगे, ना ही जैसे रेहा लिमिटेड बनी थी वैसे ही सारे शेयर होल्डर रेहा के लिमिटेड के अंदर आ गए थे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके शेयर जो थे वो अपने रहेंगे, इसके शेयर जो थे वो अपने रहेंगे, है ना। मतलब जो शेयर होल्डर है इसके अपने रहेंगे और वैसे ही इसके शेयर होल्डर अपने रहेंगे। तो सिर्फ कुछ चीजें ले रहा है ये रहमान जो है, इससे कुछ चीजें ले रहा है। इसको बोलेंगे परचेज टाइप अमालगमेशन। क्या बोलेंगे? परचेज टाइप अमालगमेशन। अब ये एक न्यू एग्जांपल से समझते हैं। जो हमजा लिमिटेड है, इसकी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा लॉसेस बेयर कर रही है। मतलब जो कंपनी है पूरी तितर बितर हो गई है। ठीक है, तो पूरी इधर उधर हो गई है कंपनी, और वो सही से वर्क नहीं कर रही है। उसका जो बिजनेस है कम हो रहा है, लोन बढ़ रहा है, ठीक है, और मशीनरी वगैरह भी ज्यादा अपडेटेड नहीं है। तो प्रॉपरली ये बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है, इसका बहुत ज्यादा लॉसेस फेस कर रही है ये हमजा की कंपनी। तो ये क्या करता है, किसी न्यू कंपनी से नहीं जुड़ता है। तो बोलेगा न्यू कंपनी से जुड़ूंगा या अपनी कंपनी बेच दूंगा, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं खुद को एक और ट्राई दूंगा। तो ये क्या करता है, एक नई कंपनी बनाता है, रेहा लिमिटेड। ठीक है, रेहा लिमिटेड नई कंपनी बनाता है और इस कंपनी को टेक ओवर कर लेता है। इस कंपनी को इस कंपनी के अंडर ले लेता है। इसके सारे असेट, सारे लाइबिलिटी जो है वो इस कंपनी को ट्रांसफर हो जाते हैं, रेहा लिमिटेड को। और ये कंपनी जो है हमजा की, वो हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ठीक है, क्या कर रहा है, अपनी पुरानी जो कंपनी है जो लॉसेस बेयर करती है, जो चल नहीं पा रही है ठीक से, उसको डंप करके एक न्यू कंपनी खोलता है। ठीक है, तो ये न्यू कंपनी खोली क्यों, उसका रीजन क्या था न्यू कंपनी खोलने का, ताकि ये बंद हो और इसके सारी चीजें इसमें ट्रांसफर हो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जब भी कोई न्यू कंपनी फॉर्म होती है, वो अपनी पुरानी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब कितना समझ में आया होगा। अभी एक और छोटा सा। हम्म, अभी जो ये रहमान की कंपनी थी, इसका दिवाला निकल चुका है। इससे ये कंपनी चल नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए हैं। उसका जो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है वो। तो वो क्या करता है, अपने दोस्त को, मतलब ये जो दोस्त है हमजा, वो बोलता है भाई तू मेरी कंपनी ले ले, है ना, जो भी मेरी वैल्यू निकलेगी वो दे दे, मेरी कंपनी ले ले, अगर मैं ऐसे ही चलाता रहूंगा तो ये तो पूरी खत्म हो जाएगी। एटलीस्ट तू इसको एक्वायर कर लेगा, अपने पास ले लेगा, तो तू उसका कुछ यूज कर सकता है, वो एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आएगा। तो हमजा लिमिटेड क्या करता है, तो बोलता है ठीक है भाई, ला तेरी कंपनी मेरे को दे दे। तो वो ये रहमान लिमिटेड खरीद लेता है। के सारे असेट और लाइबिलिटी, सारे ऑपरेशन जो है हमजा लिमिटेड के हो जाते हैं। ठीक है, जो भी इसने लॉस बियर किया वो इसके अब, और जो लाइबिलिटीज है इस कंपनी पे वो इसके, जो असेट है वो इसके, जो कस्टमर थे, शोरूम थे, वो सारे हमजा के हो गए। तो इसने क्या किया, अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए उसकी कंपनी खरीद लिया, एक्वायर कर लिया अपने पास। अब रहमान लिमिटेड नाम की कंपनी कोई है ही नहीं, है ना। इसका सारा बिजनेस जो है वो हमजा के अंडर आ गया, है ना। कोई न्यू कंपनी नहीं बनी, जो हमजा थी वो ही है, बस उसने दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया, खींच लिया अपनी तरफ। तो उसको क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन। जब भी कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने अंडर ले लेती है, खरीद लेती है, तो उसको अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। आई होप एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत बेस क्लियर हुआ होगा। अब मैं मेन नोट से एक बार आपको समझाता हूँ। रिवीजन नोट्स है सेमेस्टर 6 टीवाई बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। ठीक है, अब थोड़ा बहुत समझाया। अब यहाँ पर एक नोट से प्रॉपर थोड़ा लर्न कर लेते हैं। अमालगमेशन, तो अमालगमेशन मीन मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन कंपनी। आफ्टर अमालगमेशन, असेट ऑफ ओल्ड कंपनी बिकम असेट ऑफ न्यू कंपनी। जैसे हमजा और रहमान लिमिटेड थी, जैसे हमजा और रहमान लिमिटेड थी, वो रेहा लिमिटेड बन गई। तो इनके सारे एसेट्स अब रेहा लिमिटेड के हो गए थे, उस एग्जांपल में मैंने समझाया था। वैसे ही लाइबिलिटी जो है पुरानी कंपनी की, न्यू कंपनी के अंदर आ जाएगी। पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर है, अब उनको नई कंपनी के शेयर मिलेंगे, न्यू कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे। पुरानी जो है एग्जिस्टेंस से हटी जाएगी। ठीक है। हाँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन और आइडिया दोनों जो मिलकर नई कंपनी बनाए थे, वीआई, है ना। वो वोडाफोन आइडिया करके अभी कंपनी बनी है। पहले वोडाफोन की जो सिम थी वो अलग थी, आइडिया की जो सिम थी अलग थी। आइडिया को तो सबको पता ही होगा, कई हजार करोड़ में लॉस में चल रही थी। तो वोडाफोन थोड़ा बहुत थी लेवल पे, तो दोनों ने मिलके
एक न्यू कंपनी फॉर्म कर ली वीआई, जो अभी इंडिया में वीआई की सिम चलती है वो, ठीक है। जैसे ही अब्जॉर्प्शन का मीनिंग बताया था कि अब्जॉर्प्शन इज अ टाइप ऑफ अमालगमेशन वेयर वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। जैसे मैंने बताया, हमजा लिमिटेड थी, वो बड़ी कंपनी थी, और रहमान लिमिटेड जो उसकी दोस्त की कंपनी थी, उसको लॉस हो रहा था बहुत। तो उसने क्या किया, ला भाई तू अपनी कंपनी मुझे बेच दे। उससे सारे एसेट्स की सारी लाइबिलिटी, शोरूम, कस्टमर सारे जो है हमजा के हो गए थे। तो अब्जॉर्प्शन इज अ टाइप ऑफ अमालगमेशन वेयर वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। वैसे ही एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बताया था कि जब कंपनी लॉसेस में चल रही है, पूरी कंपनी इधर उधर हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो उसमें क्या करता है, वो न्यू कंपनी बनाता है। और न्यू कंपनी जो है इस ओल्ड कंपनी को पूरा अपने अंडर ले लेती है, और ओल्ड कंपनी को बंद कर देती है, और नए सिरे से फ्रेश स्टार्ट करती है। तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। External reconstruction happens when an old company closes and new company is formed to take over its business. Usually this happens when the old company is facing loss और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो इसमें इंपॉर्टेंट हम क्या, ओल्ड कंपनी क्या बन गई, वेंडर, और न्यू कंपनी क्या बन गई, परचेसिंग कंपनी, है ना। मतलब अगर जैसे सपोज ए लिमिटेड इज मेकिंग हैवी लॉसेस, तो अ न्यू कंपनी बी लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए लिमिटेड। तो अभी यहाँ पर बी लिमिटेड जो है वो क्या बन गया, न्यू कंपनी है ना वो परचेसिंग कंपनी बन गया। वो खरीद क्या रहा है, ए लिमिटेड के सारे एसेट एंड लाइबिलिटी। इसीलिए ओल्ड कंपनी जो है वेंडर बन गई, सेलर, और न्यू कंपनी जो है परचेसिंग कंपनी बन गई। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। जो आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं। जैसे AS14, तो AS14 जो है पूरा अमालगमेशन की अकाउंटिंग दिखता है, कि जब भी कोई कंपनी अमालगमेट होगी, जब भी कोई कंपनी का मर्जर होगा या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो उसमें क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर रहेगा। जैसे कि हमें अमाउंट निकालना है बेचने का, बेचते हैं तो उस टाइम परचेज कंसिडरेशन है, वो कितना होगा, कितना डिस्क्लोज करना होगा, जैसे अगर कंपनी लिस्टेड है उससे रिलेटेड सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और सारी चीजें एक्सप्लेन की कि टाइप्स ऑफ अमालगमेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो आईसीएआई है उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो इशू किया है, वो सारा अमालगमेशन से डील करता है। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। ट्रांसफरर कंपनी, कंपनी हुज बिजनेस इज टेकन ओवर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंडर कंपनी और ओल्ड कंपनी। मतलब जो कंपनी खुद को बेच रही है ना, जिसका बिजनेस लिया जा रहा है, उसको ट्रांसफरर कंपनी बोलेंगे। वो अपना सारा जो असेट, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रही है। किसको ट्रांसफर कर रही है, ट्रांसफरी कंपनी को। ट्रांसफरी कंपनी जो बिजनेस लेती है, ये अपना बिजनेस पूरा दे रही है इसको, और ये जो है इससे अपना इसका बिजनेस पूरा ले रही है, ठीक है। तो ट्रांसफरर कंपनी एक हिसाब से सेलर कंपनी हो गई, ओल्ड कंपनी हो गई, और ट्रांसफरी कंपनी परचेसिंग कंपनी और न्यू कंपनी बोल सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ अगर इससे रिलेटेड थियरी या एमसीक्यूज में आता है तो अटेम्प्ट करने में इजी हो जाएगा। वैसे ही एग्जांपल में मैंने समझाया कि टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो आईसीआई ने इशू किया है, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के अमालगमेशन होते हैं, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। जैसा मैंने बताया था कि दोनों मिलकर जब न्यू कंपनी हो रहे थे, इसके एसेट और उसके एसेट दोनों मिलकर एक न्यू कंपनी में जा रहे थे, और वो पुरानी कंपनियां बंद हो जा रही थी, तो उसको मर्जर बोलेंगे, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। और कुछ चीजें अगर खरीद रहा है, वो कुछ पार्ट खरीद रहा है बिजनेस का, कंपनी जैसी की वैसी ही है, कोई शेयर होल्डर चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, वो बस उसका कुछ बिजनेस खरीद रहा है, तो वो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हुआ। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, this type of amalgamation is called true merger because both companies join together almost equally. For an amalgamation to be treated as merger, all the following condition must be satisfied. तो कंडीशन वन क्या है, सारे एसेट और लाइबिलिटी उस न्यू कंपनी में जाना चाहिए, ठीक है। जो न्यू कंपनी, जो ट्रांसफरी कंपनी है, सारे असेट और लाइबिलिटी ले लेगी पुरानी कंपनी के, जैसे हमजा और रहमान लिमिटेड की कंपनी के जो भी असेट एंड लाइबिलिटी थे, वो रेहा लिमिटेड ने ले लिए, तो रेहा लिमिटेड क्या बनी, ट्रांसफरी कंपनी।
और उसमें एसेट में यही लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, ये सारी चीजें हैं वो रहेंगी। कंडीशन नंबर 2, एटलीस्ट 90% ऑफ शेयर होल्डर बिकम शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। अभी जो पढ़ा था, रहमान लिमिटेड थी और हमजा लिमिटेड थी, इसके अपने शेयर होल्डर थे, इसके अपने शेयर होल्डर थे, है ना। अब जो बनी रेहा लिमिटेड, दोनों मिला के रेहा लिमिटेड बनी, तो इस रेहा लिमिटेड में, जो ये रेहा लिमिटेड बनी, इस रेहा लिमिटेड में टोटल 90% शेयर्स मिनिमम होना चाहिए, है ना। मिनिमम 90% शेयर होल्डर जो है, इसके इसमें आ जाने चाहिए और इसके इसमें आ जाने चाहिए। ठीक है, इसमें अब कुछ बचना ही नहीं चाहिए। तब जाके इसको मर्जर बोलेंगे, मतलब अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर बोलेंगे। शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 90% इक्विटी शेयर्स ऑफ अ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी रहमान लिमिटेड और हमजा लिमिटेड, मस्ट बिकम शेयर होल्डर ऑफ अ ट्रांसफरी कंपनी। इस रेहा लिमिटेड के ये लोग शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो अभी मान के चलो, सपोज बी लिमिटेड, जो बी लिमिटेड है उसमें 1000 इक्विटी शेयर्स है ना, तो 900 शेयर होल्डर है, वो एक्सेप्ट करना चाहिए ए लिमिटेड में, है ना, न्यू कंपनी जो बन रही है। अगर ये जो है रहमान लिमिटेड, इसने, इनके जो शेयर होल्डर हैं, उन्होंने 50% शेयर होल्डर ने मना कर दिया इसमें जाने से, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। कंडीशन 3, परचेज कंसिडरेशन इज पेड ओनली इन इक्विटी शेयर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो कंपनी जब रेहा लिमिटेड बन रही है, तो उसके जो शेयर होल्डर हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको अब रेहा लिमिटेड के शेयर्स मिल रहे हैं, शेयर, न्यू कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। तो क्या पेमेंट किस में हुई? इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, कैश में नहीं हुई। तो द ट्रांस परचेज कंसिडरेशन मस्ट पेड ओनली इन इक्विटी शेयर। ठीक है, जो पुरानी कंपनी है उसके शेयर होल्डर को कंपनी, न्यू कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि कैश पेमेंट इज अलाउड ओनली फॉर स्मॉल फ्रैक्शनल अमाउंट। अब ये स्मॉल फ्रैक्शनल अमाउंट क्या है? देखो, मान के चलो ये ए लिमिटेड कंपनी है और ये बी लिमिटेड कंपनी है। ये बी लिमिटेड जो है न्यू कंपनी बन रही है, ए लिमिटेड के शेयर होल्डर सारे इसमें जा रहे हैं। अब इसमें से एक शेयर होल्डर है, समझो आर, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर है इसके पास जो है 10 शेयर है, और कंपनी ने कंडीशन रखा कि जिसके पास भी 3 शेयर्स है उसको बी लिमिटेड के 2 शेयर्स मिलेंगे, है ना। तो अब इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो 6.666 समथिंग आएगा, है ना। अब ये ऐसे 6.5 शेयर तो नहीं दे सकते, तो इसलिए इसको 6 शेयर इशू करेंगे। और जो ये पॉइंट का बच रहा है, ये जो पॉइंट में आ रहा है, ये इसको कैश में पेमेंट करेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे स्मॉल फ्रैक्शनल अमाउंट। अभी अगर शेयर जो है एक के बदले जितना, अगर समझो 2 के बदले उसको जितना भी दे रहे हैं, वो पूरा इवन आ रहा है, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, तो प्रॉपर है। लेकिन अगर पॉइंट में आ रहा है, तो वो जो पॉइंट है उतना शेयर तो नहीं दे सकते, इसीलिए उसका उतना जो है कैश में उसको देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा कैश अलाउड है। वैसे इसकी मेन कंडीशन है कि परचेस कंसिडरेशन इज ओनली पेड इन इक्विटी शेयर्स। फिर आते हैं कंडीशन 4 पे, बिजनेस ऑफ अ ओल्ड कंपनी कंटिन्यूस। मतलब सीधी सी बात है, द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शुड कंटिन्यू इवन आफ्टर अमालगमेशन। जैसे इफ अ टेक्सटाइल कंपनी इज टेकन ओवर, द टेक्सटाइल बिजनेस शुड कंटिन्यू आफ्टर मर्जर। द न्यू कंपनी शुड नॉट क्लोज डाउन द बिजनेस इमीडिएटली। अभी समझाता हूँ। जैसे हमने देखा था कि एक के पास जो है सारी फैक्ट्रीज वगैरह थी, वो कपड़े मैन्युफैक्चर करता था। दूसरे के पास क्या था, शोरूम वगैरह थे जो सेल करता था। अब ये दोनों मिलके न्यू कंपनी बनाई इन्होंने, तो अब ये जो है मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ भी करेगा ही, यहाँ मैन्युफैक्चर करेगा और इसी शोरूम में बेचेगा, है ना। ऐसा ना हो कि ये सारी जो फैक्ट्रियां बंद करवा दे, पुरानी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है वो सब बंद करवा दे, ऐसा नहीं कर सकता, है ना। उसको वो बिजनेस कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा, तब जाके वो अमालगमेशन इन मर्जर बनेगा, है ना। तो फिर फोर्थ कंडीशन ये है। वैसे ही फिफ्थ कंडीशन आता है, असेट एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू। अब ट्रांसफर करते टाइम जैसे ए के सारे असेट लाइबिलिटी न्यू कंपनी में जा रहे हैं, बी के सारे न्यू कंपनी में जा रहे हैं, वो
बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होने चाहिए। अभी इसका मतलब बता दो, कोई रीवैल्यूएशन शुड नॉट बी डन एक्सेप्ट फॉर मेकिंग अकाउंटिंग मेथड सेम। मतलब कोई रीवैल्यूएशन नहीं करेगा। अभी उसकी बुक में जो है मर्जर करते टाइम बुक में जो है 1 लाख लिखा है ना, इसके जो अब जो न्यू कंपनी बनी तो इसको रीवैल्यूएट करके 2 लाख नहीं करेगा, है ना। इससे क्या है, इस कंपनी का जो है वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी न्यू कंपनी की, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे मशीनरी है, बुक्स में 5 लाख शो करिए पुरानी कंपनी के, तो वो जो 5 लाख है वो ही जाएगा। उसको मार्केट वैल्यू अगर उसकी 7 लाख भले ही हो तो वो नहीं कर सकते लोग। अगर बुक में 5 लाख है तो 5 लाख ही जाएगा, ठीक है। तो ये फिफ्थ कंडीशन थी। सिंपली कंडीशन क्या थी, मर्जर को अगर अमालगमेशन को अगर मर्जर कंसीडर करना है तो सारे एसेट एंड लाइबिलिटीज लेना होंगे, 90% शेयर होल्डर जो न्यू कंपनी में जाना चाहिए, और पेमेंट जो है इक्विटी शेयर्स में होना चाहिए, बिजनेस जो पुरानी कंपनी का कंटिन्यू होना चाहिए, अब जो एसेट एंड लाइबिलिटीज हम ले रहे हैं वो बुक वैल्यू पे ही काउंट होने चाहिए। अगर सारी 5 कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो उसे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर बोलेंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। दूसरे एग्जाम्पल में बताया था, एक जो था अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो इन नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है, जो अमालगमेशन मर्जर वाला था उसमें कुछ 5 कंडीशन थी। अगर उनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो परचेज वाला अमालगमेशन बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सिर्फ हमने बोला था कुछ एसेट्स ले रहे, फैक्ट्री ले रहे थे, शोरूम ले रहे थे, और जो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट था, मशीनरी, सिर्फ वो ले रहा था, वो पूरी कंपनी नहीं ले रहा था, सिर्फ कुछ पार्ट ले रहा था उसका। शेयर होल्डर दोनों के अलग अलग ही थे, दोनों मिलकर जैसे रिया लिमिटेड के नहीं बन रहे थे, दोनों अलग अलग थे। कैश पे किया, इक्विटी शेयर इसमें पे नहीं किया, जैसा अमालगमेशन मर्जर में था कि जो पेमेंट है वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पेमेंट कैश में हुआ, जितना उसने लिया उसका वैल्यू निकाले और उसका कैश में पेमेंट कर दिया, और बिजनेस बंद हो गया पुराना वाला। मान के चलो मर्जर में ऐसा था नहीं, नई जो कंपनी बन रही है तो पुरानी दोनों कंपनी के बिजनेस कंटिन्यू हो रहे थे, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। और एसेट जो है रिवैल्यू है मार्केट वैल्यू पे, उसमें क्या बुक वैल्यू पे हो रहे थे। तो ये सारी मर्जर की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई, तो वो नेचर ऑफ परचेज बन गया। अब इसके फीचर्स क्या है कि जो शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी है उस नए कंपनी के नहीं बनेंगे। पेमेंट कैन बी मेड इन कैश और शेयर्स और डिबेंचर्स, लेकिन सिर्फ इक्विटी शेयर्स में करना जरूरी नहीं है। एसेट जो है एग्री वैल्यू पे ही जो है डिसाइड होंगे। बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिवैल्यूएशन एसेट अलाउड है इसमें, उसमें रीवैल्यूएट नहीं कर सकते थे एसेट को, जो भी एसेट की वैल्यू थी। जैसे हमने देखा था मशीनरी 5 लाख है तो 5 लाख बुक वैल्यू है तो 5 लाख ही लिखा जाएगा, 7 लाख नहीं लिखा जाएगा। तो ये जो अमालगमेशन है इसको परचेज वाला बोलेंगे, ठीक है। वो मर्जर में क्या था कि दोनों कंपनी बंद होकर एक न्यू कंपनी बन रही थी, और दोनों कंपनी का जो बिजनेस है वो न्यू कंपनी में कंटिन्यू हो रहा था। इसमें ऐसा नहीं है कि जो एक कंपनी है उसने दूसरी कंपनी का कुछ पार्ट, जो कुछ मशीनरी या कुछ असेट्स टेक ओवर कर लिया है अपने पास, उसके बदले इसको कैश वगैरह दिया है, तो ये अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हुआ। इसका एग्जाम्पल जो डिज्नी है उसने 21st सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर कर लिया था। तो ये परचेज अमालगमेशन हुआ। उसने क्या किया था, इसका कुछ बिजनेस जो है, कुछ कुछ राइट्स वगैरह है जो एक्वायर कर लिया था। कुछ दोनों मिलके कोई न्यू कंपनी नहीं बने, है ना। वो डिज्नी जो है अपना एग्जिस्ट करती है, बस इसका जो बिजनेस है कुछ इसके पास आ गया है, तो वो परचेज अमालगमेशन होगा, ठीक है। अभी अमालगमेशन में ये जरूर पड़ा कि परचेस कंसिडरेशन कैश में देना है या परचेस कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स में देना है। तो ये परचेस कंसिडरेशन है क्या? परचेस कंसिडरेशन मीन्स द अमाउंट पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ अ ट्रांसफरर कंपनी फॉर टेकिंग ओवर दी बिजनेस। मतलब जो न्यू कंपनी है वो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को कैश में पेमेंट करेगी या इक्विटी में, तो वो जो पेमेंट कर रही है उसको परचेस कंसिडरेशन बोलेंगे। इन सिंपल वर्ड, परचेस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू अमाउंट पेड टू ओल्ड कंपनी शेयर होल्डर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेमेंट जो है शेयर होल्डर्स को दिया गया है वही इंक्लूड होगा। क्रेडिटर जो कंपनी के क्रेडिटर से उनको पेमेंट दिया हो और उससे रिलेटेड अदर जो भी एक्सपेंस है, कॉस्ट है, वो दिया, वो इंक्लूड नहीं होगा। जो पेमेंट हमने शेयर होल्डर को दिया है वो ही परचेस कंसिडरेशन में काउंट होगा। अभी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, इस पे बहुत सारे सम्स दिए हैं बुक में, प्रैक्टिकल।
मैं यहाँ ये थियोरी का लेक्चर है, थियोरी रिवीजन करवा रहा हूँ, तो उसमें थियोरेटिकली आपको बताऊंगा। तो पहला है नेट एसेट मेथड। इसमें क्या होता है, जो परचेस कंसिडरेशन है, जितना भी कंपनी का एसेट लिया है और जितनी उसकी लाइबिलिटी है, उसको जो माइनस करके जितना भी अमाउंट बचेगा वो परचेस कंसिडरेशन बन जाएगा, है ना। अब असेट कौन सा लेंगे, जो एग्री किया है उन्होंने, वो जो लाइबिलिटी एग्री किया है वो अमाउंट पे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वो असेट है उसमें फिक्टिशियस असेट काउंट नहीं होगा। फिक्टिशियस असेट पे मैंने एक शॉर्ट बनाया है, आप ऊपर जाके देख सकते हो। फिक्टिशियस एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सब काउंट नहीं होगा। दूसरा मेथड आता है नेट पेमेंट मेथड। इसमें क्या है, परचेस कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर, जिसमें कंपनी के जितने भी टाइप के शेयर होल्डर हैं उनको जितना पेमेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। सिर्फ शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर है या सिर्फ शेयर होल्डर है उसको नहीं। जैसे इसमें क्या दिया था, ओनली पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर इज इंक्लूडेड। क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर या लिक्विडेशन एक्सपेंस यहाँ पर नहीं इंक्लूड हो रहा था। अब नेट पेमेंट मेथड में क्या है, जो टोटल पेमेंट दिया गया है शेयर होल्डर को उसके अकॉर्डिंग काउंट होगा। जैसे उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आ गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ गए, डिवेंचर्स भी आ गए, कैश में जितना पेमेंट किया है वो भी आ गया। मतलब जो शेयर होल्डर को किसी भी वे में कोई भी पेमेंट किया गया होगा, टोटल पेमेंट जो होगा वो उसमें काउंट होगा। ये सारा चैप्टर जो है समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी आपको क्लियरिटी मिली होगी, एग्जाम में थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी, तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और ऐसे ही चैनल पे बने रहो, इससे रिलेटेड सारी वीडियोस वगैरह आती रहेगी। और मैंने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी जो है क्वेश्चन पेपर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।